स्टोरी की ओपनिंग में हम लू शाओ को देखते हैं, जिसे बहुत सालों बाद पता चलता है कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी है। उसकी सिस्टर जिया की ऐसी हालत के जिम्मेदार उनकी खुद की फैमिली जियांग फैमिली थी। उनके अंकल ने ही जिया को इस प्रिजन में भिजवाया था। 1 महीने पहले लू शाओ को भी उसके अडॉप्टेड फैमिली लू फैमिली ने इसी प्रिजन में फ्रेम करके भिजवा दिया था। इसलिए वे अपनी सिस्टर जिया से मिल पाई थी, पर वे भी जिया के आखिरी समय में। जिया अपनी आखिरी सांसें लेते हुए शाओ को जियांग फैमिली से उसका रिवेंज लेने को बोलती है, तो शाओ भी अपनी सिस्टर जिया की आइडेंटिटी यूज करके जियांग फैमिली से रिवेंज लेने का प्लान बनाती है। उसके लिए उसे चाइना के सबसे पावरफुल मैन फुयान का इस्तेमाल करना था, जो बहुत ज्यादा डेंजरस और एक साइकोपैथ था। शाओ को पता था कि फुयान के साथ जो भी लड़की ब्लाइंड डेट पर जाती है उसका सही सलामत वापस आना इम्पॉसिबल है। फुयान के एक ब्लाइंड डेट ऑलरेडी डर के मारे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी दूसरी ब्लाइंड डेट ने अपने आप को खत्म कर दिया था। अब शाओ को यही डर था कि क्या आज रात वे फुयान के हाथों से जिंदा बच पाएगी। फुयान आते ही उसे किस करने लगता है और उसे कपड़े उतारने को बोलता है, तो शाओ डरी सहमी अपने कपड़े उतारने लगती है। फुयान बोलता है, तो जियांग फैमिली ने तुम्हें मेरे बिस्तर तक भेजा है, इसका अंजाम तुम्हें पता है ना, शायद आज रात तुम जिंदा भी ना बचो। शाओ डरते हुए बोलती है, पर अगर मैंने शादी से मना किया तो वैसे भी मैं जिंदा नहीं बचने वाली। फुयान बोलता है कि क्या बात है, आज मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो मरने से भी नहीं डरती, इसलिए चलो मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने का एक मौका दे रहा हूँ। अब बताओ तुम मुझे कैसे हैप्पी करने वाली हो। तो शाओ उसे किस करने लगती है। फुयान उसको अचानक से बाइट करके बोलता है कि अब तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो ठीक है तुम यहाँ पे रुक सकती हो, वैसे भी मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए था, और उसे किस करने लगता है। शाओ तो मन ही मन में हैप्पी थी कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ आती है तो फुयान पूछता है, तुम सही से सोई ना। शाओ बोलती है कि हाँ मैं काफी आराम से सोई थी। फुयान कहता है कि यही चीज तो मुझे पसंद नहीं। शाओ कहती है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से पहले मैं आपको आराम से सुलाकर फिर खुद सोऊंगी। फुयान कहते हैं कि मुझे सुलाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शायद तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा और शायद तुम जिंदा भी ना बचो। शाओ सोचती है कि सही में आदमी साइको है। जल्दी वहाँ पे फुयान की ग्रैंड माँ और शाओ के अंकल आते हैं, तो शाओ के अंकल उसको जिंदा देखकर हैरान थे। ग्रैंड माँ बोलते हैं कि शायद फुयान के एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, पर मैं नोटिस कर रही हूँ कि वह तुम्हें बाकी लड़कियों से काफी अलग ट्रीट कर रहा है, शायद तुम उसको पसंद आ गई, तो क्यों ना एक अच्छा दिन निकाल कर तुम दोनों की शादी करा दें। शाओ का अंकल बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, नहीं तो सोचो मिस्टर फू के साथ कोई भी लड़की 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाती, ये अच्छा मौका है कि तुम मिस्टर फू से प्रेग्नेंट हो जाओ। शाओ कहती है, पर मेरे और मिस्टर फू के बीच में कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बस साथ में सोए थे। जाते जाते उसका अंकल बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, देख लो कि तुम्हें मिस्टर फू को कैसे सेड्यूस करना है। उनके जाने के बाद शाओ को जियांग फैमिली पे गुस्सा आता है कि ये लोग इतने बेकार हैं कि फू फैमिली के बेनिफिट्स को पाने के लिए इन लोगों ने उसकी सिस्टर जिया को ऐसे साइकोपैथ आदमी से शादी करने के लिए फोर्स किया, जबकि इन लोगों को पता है कि फुयान कितना खतरनाक है, और फिर भी इन लोगों ने उसकी सिस्टर के बारे में जरा भी नहीं सोचा। जल्दी सिस्टर आके बताता है कि मिस्टर फू ने उन्हें रात में उनके रूम में आने को बोला है, पर शाओ अपनी बेचारी से गेटअप चेंज करके अपने आइडेंटिटी के साथ बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आती है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या उसको डर नहीं लगता, फुयान इतना खतरनाक है, उसे जान से भी मार सकता है। शाओ कहती है कि सोचो फुयान इतना खतरनाक है कि उसके साथ रह के रिवेंज लेने में आसानी होगी। जियांग और लू फैमिली का बचना बहुत ही मुश्किल है। उसका दोस्त बोलता है कि सुनने में आया कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शाओ पूछती है क्या तुम्हें उनके बारे में पता है कि वे कौन थे। उसका दोस्त बोलता है कि पता नहीं, पर सुनने में आया कि वे लोग काफी पावरफुल हैं। पता चलता है कि फुयान ने शाओ के बारे में पता लगाने को बोला था, पर उसके बारे में ना पता चलने पर वे उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है। वे आदमी बोलते हैं कि सही में पता नहीं है कि इस वक्त लू शाओ कहाँ है। फुयान पूछता है कि तुम लोगों ने शाओ को जेल क्यों भिजवाया था। वे आदमी बोलते हैं कि हम लू शाओ का इस्तेमाल लू फैमिली की यंग लेडी लू रैन के ट्रीटमेंट के लिए कर रहे थे। शाओ बस लू फैमिली की एक अडॉप्टेड डॉटर थी। पूछता है क्या आप शाओ से रिवेंज लेने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं। फुयान का असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फुयान सही में शाओ से गुस्से में था क्योंकि उसके साथ नाइट स्पेंड करके शाओ उसको अचानक से छोड़कर भाग गई थी। पता चलता है कि कुछ आदमी शाओ का पीछा कर रहे थे, तो शाओ बचने के लिए एक रूम में छुप जाती है, और ये रूम फुयान का ही था। शाओ ने ड्रग्स कंज्यूम किया था, तो फुयान से उसके साथ सोने को बोलती है। फुयान गुस्से में बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो, पर शाओ अचानक से उसे किस करने लगती है, तो फुयान भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फुयान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शाओ ही वो लड़की है। पहले तो उसने शाओ का चेहरा सही से देखा नहीं था, दूसरा कि शाओ अपनी सिस्टर जिया की आइडेंटिटी के साथ उसके घर में ही रह रही थी। इस वक्त फुयान उसी क्लब में था जहाँ पे शाओ अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी, इसलिए शाओ फुयान को देखकर अपना चेहरा छुपाने लगती है। उससे डर होता है कहीं फुयान उसे देख ना ले, इसलिए उसके यहाँ जाना होगा, पर फुयान ने तो उसको देख लिया था। फुयान आते ही पूछता है तो तुम घर पे मेरा इंतजार कर रही थी। शाओ बोलती है कि जी आपने सही कहा। थोड़ी देर बाद फुयान शाओ लेकर आता है, बोलता है कि अब तुम मुझे आराम से बैठकर सोते हुए देखोगी। शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाओ को तो नींद आ रही थी, पर फुयान घूरने लगता है, तो बोलती है कि मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस अपने पैरों की तरफ देख रही थी। और फुयान ने असिस्टेंट को चेक करने के लिए बोला था क्या जिया कल घर से बाहर गई थी। असिस्टेंट बताता है कि मैडम को किसी ने घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा, अगर आप कहें तो हम कुछ आदमी को उन पर नजर रखने के लिए बोल देते हैं।
फुयान कहता है कि कोई नहीं, वह अपनी मर्जी से बाहर गई थी, तो भला हम उसको रोकने वाले कौन होते हैं। असिस्टेंट बोलता है कि वैसे मैडम के बाहर जाने का पर्पस क्या हो सकता है। फुयान कहता है कि ये चीज तुम मुझसे पूछ रहे हो, उससे मेरे सामने अनजान प्रिटेंड करना है तो करने दो, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे भी और क्या करती है। असिस्टेंट बताता है कि वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं जिया को भी प्रिजन भेजा गया था। कहते हैं कि जियांग फैमिली में पार्टी है, इसलिए उसको टाइम निकाल कर आने को बोलते हैं। अब शाह उस पार्टी में आते सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वह इतनी सुंदर है। एक आदमी बोलते हैं कि तुम उसकी तरफ मत देखो, वह जियांग फैमिली की डॉटर है, उनकी शादी बस रिच फैमिली में ही होती है। शाह को पता है कि यहाँ पर जियांग फैमिली की सभी डॉटर्स को इसलिए बुलाया गया है ताकि वो इन सबको रिच बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस करवा सके और इन सबको उन आदमियों के साथ सोने के लिए भेज दें। जल्दी वहाँ पे एक लड़की याव आती है। शाह को टॉन्ट मारते हैं, क्या हुआ, आपकी तो फू फैमिली में शादी होने जा रही थी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। शाह बोलती है कि तुम भी तो यहाँ पे किसी रिच बिजनेसमैन से खुद को सेल करवाने के लिए आई हो। तो याव को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि आप मिस्टर फू के बेड तक पहुंच चुकी हो, तो क्या आप खुद को उनकी वाइफ समझने लगी हो, आप बस उनकी मिस्ट्रेस और कुछ नहीं। और धीरे से उसकी ड्रेस की स्ट्रिप काट देती है, जिसे शाह जल्दी नोटिस कर लेती है। जल्दी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है। शाह को पता था कि पहले इसी ओल्ड मैन ने $100 मिलियन स्पेंड किए थे ताकि उसकी सिस्टर को बाय कर सके, इसलिए सोचती है कि अब इस आदमी से रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। बोलती है कि एक्चुअली मेरी ड्रेस खराब हो गई है, तो ओल्ड मैन उसे अपने साथ रूम में चलने को बोलता है। ऊपर से फुयान सब कुछ देख रहा था, पूछता है कि आदमी कौन है। असिस्टेंट बताता है कि आदमी मिस्टर जी है, काफी रिच है। जियांग फैमिली ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमेशा से अपने डॉटर्स का इस्तेमाल करते हुए आ रही हैं। आज हमारे होटल में ये पार्टी भी इसलिए रखी गई है ताकि लड़कियों को अमीर आदमियों से मिला सके। मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी वाइफ भी खतरे में है, तो क्या हमें एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहिए। तो फुयान हाँ बोलता है। इधर वे आदमी रूम में आकर शाह के साथ थी, तो असिस्टेंट मनी मन में सोचता है कि ये तो हमारे बॉस जैसी साइको हैं। फुयान तो ये सब कुछ देखकर सरप्राइज था। शाह देखती है कि इस रूम में कैमरा इंस्टॉल है, तो उस कैमरे को तोड़ देती है। फुयान डोर ओपन करके अंदर आता है तो देखता है कि जिया विंडो से जंप लगा के वहां से भाग चुकी है। फुयान उस ओल्ड मैन को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। अब शाह याओ के पास आती है, तो याओ उसको सही सलामत देखकर हैरान थी। उसे मनी मन में गुस्सा आता है कि वह ओल्ड मैन इतना यूजलेस निकला। शाह कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे साइड से एक सरप्राइज है, और धीरे से उसकी ड्रेस की डोरी खींच देती है, जिससे सबके सामने याओ का तमाशा बन चुका था। सभी याओ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि वह आदमियों को सीड्यूस करने के लिए इतना नीचे गिर चुकी है। तो याओ कहती है कि सारा काम जिया का है। ये जल्दी उसके फादर आकर उसको कवर करते हैं, बोलते हैं कि फू फैमिली ने जिया को अपने डॉटर इन लोगों के लिए चूज किया है और तुम जेलसी में जिया के ऊपर ब्लेम लगा रही हो, बेचारी जिया इतनी प्यारी है। तो शाह भी बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। याओ कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, जिया बस मासूम बनने का नाटक कर रही है, पर कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। याओ बोलने लगती है कि लड़की जिया नहीं हो सकती, जिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। असिस्टेंट फुयान से बोलता है कि वैसे आपकी वाइफ ने ऐसा क्यों किया होगा। फुयान कहता है कि तुम फिर से मुझसे पूछ रहे हो, करने दो जो वो कर रही है, अब तो मैं भी इसके इस नाटक में शामिल होना चाहता हूँ। बाद में फुयान शाह से बोलता है कि मेरी ग्रैंड माँ तुमसे मिलने आई थी, उन्होंने तुमसे क्या कहा। शाह फिर से डरी सहमी बोलने लगती है कि उन्होंने आपको सीड्यूस करने के लिए कहा था। फुयान कहता है कि मुझे सीड्यूस करने के लिए, उसके करीब जाकर बोलता है तो तुम मुझे कैसे सीड्यूस करने वाली हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और उसे किस करने लगता है। सोचता है कि उसको जिया की बॉडी से इतनी फेमिलियर से फीलिंग्स क्यों आ रही है। उसको अचानक से बाइट कर लेता है, बोलता है कि इस निशान को हमेशा याद रखना कि मेरे लिए कुछ और थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है, तुम बस जियांग फैमिली की साइड से मेरे लिए एक गिफ्ट हो जिसे मैं टॉय समझ के खेल रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई। शाह बोलती है कि जी। फुयान दोबारा से उसको आराम से बैठकर उसको सोते हुए देखने को बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह उसको हक करके सो रही थी, तो फुयान बोलता है कि अपने हाथ को जरा कंट्रोल में रखो, नहीं तो इसको काटते हुए देर नहीं लगेगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी बेताब हो। तो शाह बोलती है कि ऐसा नहीं है। फुयान बोलता है कि अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखो। अब शाह उसे कपड़े पहनते हुए देख रही थी, तो फुयान कहता है क्या हुआ, मुझे टच करना चाहती हो, कहा था ना अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, नहीं तो मैं काट डालूंगा। जल्दी शाह के दोस्त की कॉल आती है कि लू फैमिली एक चैरिटी ऑक्शन होल्ड कर रही है, वहाँ लूरेन और फुयान भी आने वाले हैं, क्या तुम जाना चाहती हो। शाह बोलती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअली जब शाह 10 साल की थी तो लू फैमिली ने उसको ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था ताकि अपने डॉटर लूरेन को क्योर कर सके। काम निकलने के बाद उन लोगों ने उसको प्रिजन भिजवा दिया, इसलिए शाह जियांग फैमिली के साथ साथ लू फैमिली से भी अपना रिवेंज लेना चाहती थी। अब नेक्स्ट डे शाह उस ऑक्शन को अटेंड करने आती है, तो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आप कौन हैं। शाह बताती है कि उसका नाम जियांग जिया है, और मनी मन में सोचती है कि लू फैमिली के लिए लू शाओ। और फुयान भी उसे ऑक्शन में मौजूद था। एक लड़की उसे अप्रोच करने आती है, तो फुयान गुस्से में उसको घूरने लगता है, तो वह लड़की डर के माफी मांगने लगती है। मैनेजर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि प्रेसिडेंट लड़कियों से नफरत करते हैं। फुयान गुस्से में उस लड़की को यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब यान के साथ एक आदमी जैंग आया था। शाह को देखकर बोलता है कि ये लड़की तो जियांग फैमिली की डॉटर जिया है ना। तो फुयान उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। याओ शाह को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, किसी आदमी की तलाश में तो नहीं आई।
शाह कहती है क्या तुमने मुझे खुद की तरह समझ रखा है। या बोलने लगते है जितना तुम्हारे पास पैसे हैं उतने में तो तुम एक वाइन की ग्लास भी बाय नहीं कर सकती, तो इस ऑक्शन में क्या करने आई हो। पर शाह उसको इग्नोर करके चली जाती है। जैंग कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जियांग फैमिली ने जिया को किसी बिजनेस टाइकून को सेल कर दिया है। बेचारी जिया को इतनी छोटी सी उम्र में किसी का मिस्ट्रेस बनना पड़ रहा है। अब जैंग तो अनजान था कि जिस बिजनेस टाइकून की बात कर रहा है वो फुयान ही है। फुयान बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी की मिस्ट्रेस है। जैंग बोलने लगते हैं कि गुस्सा क्यों हो रहे हैं, कहीं जिया आपको बात तो नहीं गई, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे आपके पास लेकर आ सकता हूँ। मैनेजर बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि प्रेसिडेंट को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे उस लड़की को देखो वह किसी और आदमी के साथ बैठी हुई है तो फुयान को देखकर बहुत ही जलन होती है। शाह बैठी हुई थी तो आदमी बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें पार्टी में देखा था, तुम तो काफी ब्यूटीफुल हो। तो शाह बोलते कि थैंक यू अंकल। वे आदमी बोलते कि तुम मुझे अंकल नहीं ब्रदर कह के बुलाओ, वैसे तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं चलती। शाह कहती कि माफ करना मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। वे आदमी बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, जियांग फैमिली की डॉटर्स को बस सेल किया जाता है, मुझे पता है तुम ऐसे ड्रेस पहनकर आदमियों को सीड्यूस करने आई हो। शाह इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी इसलिए उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, पर वे आदमी तो उसको पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था। या वो सब कुछ देखकर सोच रही होती है कि अगर तुम रियल जिया नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम सब कुछ आराम से सहने वाली हो, तुम्हारा असली चेहरा जल्दी सबके सामने आने वाला है। शाह उस आदमी से बोलती है कि आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, और वे आदमी बोलता है कि जितना तुम भागने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारे पास उतना ही आऊंगा, इसलिए अगर कोई तमाशा नहीं चाहती तो चुपचाप मेरे साथ चलो। पर शाह भाग के फुयान के पास आती है, बेचारी बन के बोलने लगती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। वे आदमी शाह से बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, मिस्टर फू के करीब जाने की हिम्मत भी कैसे की, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। फुयान शाह से हाथ हटाने को बोलता है। शाह कहती है मैं बैक कर रही हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। फुयान बोलता है तो तुम मुझसे मदद चाहती हो, पर तुम्हें पता है ना कि हर चीज की कीमत होती है। शाह कहती है कि आप क्या चाहते हैं। फुयान बोलते है कि अपने कपड़े उतारो, चलो कुछ मजे करते हैं। शाह सुनकर बोलती है कि सॉरी मुझे आपसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। वहां से जाने लगती तो फुयान उसको अपने करीब खींचकर बोलता है कि अब तो देर हो चुकी है, तुमने ऑलरेडी मेरे सामने बैक कर लिया है, इसलिए हमारा डील पक्का हो चुका है और अब तुम्हें प्राइस तो पे करना ही होगा। फुयान देखना चाहता था कि जिया अपने कपड़े उतार रही है नहीं। फुयान कहता है कि जल्दी करो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शाह अपनी रियल आइडेंटिटी तो दिखा नहीं सकती थी इसलिए बेचारी बनकर अपने कपड़े उतार देती है। फुयान कहते हैं कि सही में तुम्हें काफी हिम्मत है। उस आदमी से बोलता है कि अब नेक्स्ट तुम्हारा टर्न है। वे आदमी माफी मांगने लगता है और शाह से बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फुयान बोलता है कि आदमी बहुत ही शोर कर रहा है, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से इस आदमी से छुटकारा पाओ। शाह से कहते हैं कि तुम में तो बहुत ही हिम्मत है, तो अब नाटक क्यों कर रही हो। फुयान मन ही मन में सोचता है कि लड़की अब भी बेचारी बनने का नाटक कर रही है। बोलता है कि ठीक है यहाँ जा सकती हो। शाह तो अंदर अंदर हैप्पी थी कि सही है कि वह आदमी उसको परेशान करने आया, नहीं तो पता कैसे चलता कि मिस्टर फू उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव हैं। पर याओ को गुस्सा आता है, बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये नाटक कब तक चलता है। अब ऑक्शन शुरू होता है। शाह देखती है कि जिस जेड पेंडेंट की बिडिंग लग रही है वह पेंडेंट बचपन में उसके गले में था, पर अचानक से कहीं खो गया। सुनते हैं तो भागकर देखने आते हैं तो वह लड़की लुढ़ेनी थी। फुयान सोचता है कि किसी ने जानबूझकर इस लड़की को डराने की कोशिश की है। फुयान तो शाह को बहुत ही टाइम से ढूंढ रहा था, इसलिए बोलता है क्या तुमने शाह को देखा है। पर लुरेन पैनिक होकर बोलने लगती है कि मुझे पता है कि ऐसा काम बस शाह ही कर सकती है, लगता है कि वो वापस आ चुकी है। फुयान देखते है कि जिया सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही है। शाह भी नोटिस करती है कि फुयान उसको देखे जा रहा है, इसलिए वहाँ चुपचाप निकल जाती है। कुछ देर बाद शाह बाहर आती है तो फुयान उसके सामने था। पूछता है कि तुम कहाँ गायब थी। शाह बोलती है कि मैं तो ऑक्शन में ही थी। फुयान उसको अचानक से उठा के अपने कार में बैठा लेता है। अब फुयान शाह को ठंड में एक बाथ टब में बैठाकर उसको टॉर्चर कर रहा था और उसके फोन का पासवर्ड पूछकर फोन अनलॉक करने जाता है। बोलता है क्या हुआ, तुम इतना शेक क्यों कर रही हो। शाह बोलने लगती है कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। फुयान उसका फोन फेंक कर उसके पास आकर बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इस पानी में प्रेस करूं तो क्या होगा, क्या तुम डूबकर मर जाओगी, तो चलो उससे पहले सारा सच बता दो। शाह रोते हुए बोलती है कि मुझे पता नहीं अब किस बारे में बात कर रहे हैं। फुयान बोलते है कि वैसे मैंने काफी लोगों को देखा है, वे मरने से पहले इतना काम नहीं रहते जितना तुम हो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर गलत जवाब दिया तो 10 सेकंड के लिए तुम्हें इस पानी में जाना होगा, बाकी तुमने सारे जवाब भी गलत दिए तो फिर तो मैं तुम्हारे लिए कॉफिन तैयार करवा ही दूंगा। तुम्हारा पहला सवाल, लूशो कहाँ है। शाह को समझ नहीं आता क्या फुयान को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता है। शाह शायद से बोलती है कि उसे पता नहीं, तो फुयान उसको 10 सेकंड के लिए पानी के अंदर प्रेस कर देता है। फुयान बोलता है कि अब तुम्हारे पास 2 ही मौके बचे हैं, आई होप तुम सही जवाब दोगी। चलो बताओ तुम शाह के लिए लुरेन से रिवेंज क्यों ले रही थी। शाह को डाउट होता है कि कहीं फुयान को पता तो नहीं है कि मैं और जिया सेम प्रिजन में थे, इसलिए बोलती है कि एक्चुअली जब मैं प्रिजन में थी तो शाह ने मेरी हेल्प की थी, उसने मरते वक्त बोला था कि मैं लुरेन से उसका रिवेंज लूं। फुयान बोलते है कि मैं तुम्हारे जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। शाह कहती है कि आखिरकार आप शाह से क्या चाहते हैं। फुयान बोलते है कि मुझे उससे रिवेंज चाहिए। शाह बोलती है पर शाह तो ऑलरेडी मर चुकी है। फुयान बोलते है कि मैं रिवेंज लेकर रहता हूँ, अगर शाह मर चुकी है तो कॉफिन से उसकी बॉडी निकलवा के रिवेंज लूंगा।
अपने आदमी को इशारा करता है तो उसका आदमी आकर शाओ को पानी में प्रेस करने लगता है। ये बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जिया मर गई। फुयान उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने पनिश करने को बोला था, मारने को नहीं। उसे पानी से बाहर निकालता है तो लकली शाओ जिंदा थी। शाओ तो उसके सामने जानबूझकर लाचार और बेचारी बनने का नाटक कर रही थी ताकि फुयान के दिल में अपनी जगह बना सके और उसे अपने रिवेंज के लिए एक टूल की तरह यूज कर सके। अब शाओ हॉस्पिटल में थी तो फुयान का डॉक्टर फ्रेंड उसकी ऐसी हालत देखकर बोलता है कि अगर तुम्हें इस लड़के से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इसको जाने क्यों नहीं दे रहे। ऐसे इस बेचारी लड़की को टॉर्चर करने की क्या जरूरत है। फुयान बोलता है कि ये खुद नहीं जाना चाहती। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि अच्छा ये जाना नहीं चाहती इसलिए तुम इसको जाने नहीं दे रहे, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। फुयान बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि एक बार सोच लो, मैंने तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है, मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हें ट्रीट कौन करेगा। फुयान पूछता है कि कब तक ठीक होगी तो डॉक्टर बताता है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फुयान कहता है कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद इसको लेने आ जाऊंगा। पता चलता है कि शाह बस बेहोशी का नाटक करके दोनों की बातें सुन रही थी। बाद में शाह डॉक्टर से पूछती है कि मिस्टर फू कहाँ है। डॉक्टर बोलता है कि कुछ दिनों में वो तुम्हें वापस लेने आ जाएगा। शाह पूछती है क्या आप मिस्टर फू को अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम बोल सकती हो, वह बहुत बार इस हॉस्पिटल में आ चुका है। फू फैमिली को जितना तुम सिंपल समझ रही हो फू फैमिली उतनी भी सिंपल नहीं है। अगर तुम अच्छी लाइफ जीना चाहती हो तो फुयान तुम्हारे लिए एक अच्छा चॉइस नहीं है, फालतू में इसके बदले तुम्हें कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाह सोचते कि मैं तो बस रिवेंज के लिए फुयान के पास हूँ, मुझे क्या करना है कि वह मेरे लिए अच्छा है या नहीं। शाह देखती कि जो उसका पेंडेंट ऑक्शन में फुयान ने बाय किया था वह उसके गले में है। जल्दी उसके पास याओ का मैसेज आता है कि मुझे पता है कि तुम रियल जिया नहीं हो और उसे मिलने के लिए एक बॉक्सिंग क्लब में बुलाती है और फुयान भी अपने असिस्टेंट के साथ उसी फाइटिंग क्लब में था। फुयान ने जेड पेंडेंट के बारे में पता लगाने को बोला था तो उसका असिस्टेंट बताता है कि वह जेड पेंडेंट लू शाओ का था जिसे बाद में लू फैमिली ने सेल कर दिया। फुयान बोलते हैं कि वैसे मुझे जियांग जिया की आइडेंटिटी पे शक है। वैसे ही याओ शाह को बॉक्सिंग रिंग के अंदर पुश कर देती है। फुयान बोलता है कि देख लो उस लड़की याओ को भी जिया की आइडेंटिटी पे डाउट है। याओ शाह से बोलती है कि तुम जिया नहीं हो सकती, जिया बहुत डरपोक थी, वे मेरे सामने चुपचाप अपने गुस्से को पी जाया करती थी पर तुम तो उल्टा मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, आज तुम नहीं बचने वाली और उन आदमियों से उसको मारने को बोलती है। शाओ देखती है कि फुयान यहीं पर है तो बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर मिस्टर फू को पता चल गया तो। याओ कहती है कि शायद तुम भूल चुकी हो, फू फैमिली की कंडीशन है अगर तुम प्रेग्नेंट होंगी जब भी फू फैमिली तुम्हें अपना नाम देंगे, पर तुम तो मिस्टर फू के बेड तक भी नहीं पहुंच पाई और उन आदमियों से उसको मारने को बोलती है। अब वे आदमी शाओ को मारने आते तो शाओ उन लोगों के सामने नाटक करने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो। असिस्टेंट बोलता है कि हमें मिस जिया की हेल्प करनी चाहिए। फुयान बोलता है कि तुमने उस दिन सीसीटीवी फुटेज में देखा नहीं, उस रूम में वह उस आदमी को कैसे मार रही थी। आज मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक ये लड़की अपना असली चेहरा छुपाकर रखने का नाटक करती है। पर शाओ अभी बेचारी बनने में लगी हुई थी। वे लोग शाओ के साथ कुछ करते कि फुयान खुद ही आके उन आदमियों से लड़ने लगता है और शाओ के पास आकर बोलता है कि तुम सही में बैड गर्ल हो, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें बचाने आऊँ। शाओ नाटक करने लगते कि याओ जेलस थी कि मेरी शादी आपसे होने जा रही है, इसीलिए वे जानबूझकर मुझे इस क्लब में लेकर आई थी और अचानक से बेहोश होने का नाटक करती है। फुयान उस आदमी का हाथ मसलते हुए बोलते हैं कि तुमने इस हाथ से जिया को छूने की हिम्मत की। याओ कहने लगती है कि असली जिया नहीं है। फुयान बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। याओ कहती है कि पहले से बहुत ही बदल चुकी है, इसकी आंखें भी बहुत अलग है। जितना मुझे याद है जिया बचपन में इंजर्ड हो गई थी और उसके इनर थाई में चोट का निशान है। फुयान कहते हैं कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अपने लोगों को बस मैं ही बुली कर सकता हूँ, तुम नहीं। तो याओ डर जाती है। असिस्टेंट बोलता है कि हम इस लड़की का क्या करें। फुयान बोलते है कि तुम इसको छोड़ दो, जिया खुद ही इससे अपने रिवेंज ले लेगी। अब शाओ सब कुछ सुन रही थी, उसको समझ में नहीं आता कि फुयान ऐसा क्यों बोल रहा है, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया। अब फुयान के दिमाग में याओ की बातें चल रही थी कि जिया के इनर थाई पर चोट के निशान है। शाओ तो उसके क्लोज आने पर डरने का नाटक करती है तो फुयान कहता है क्या हुआ, तुम तो कब से मुझे सीड्यूस करना चाहती थी ना, तो आज मैं खुद ही तुम्हारी चाहत को पूरी करने जा रहा हूँ। उसके करीब ज्यादा तो शाओ कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती। फुयान कहता है कि हिलना मत, अब तुम जरा से भी हिली तो तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा और उसे किस करने लगता है और इंटीमेट होने के बहाने देख लेता है कि सही में उसके पैरों पर चोट का निशान है तो अलग हो जाता है। बहाना बनाता है कि जाओ पहले शाओ लेकर आओ। शाओ सोचते कि सही है कि मैंने पहले ये निशान बनवा लिए थे। शाओ जानने लगते तो फुयान पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी और खुद ही मेडिसिन अप्लाई करता है तो शाओ उसको थैंक यू बोलती है। फुयान बोलते है कि जब तक तुम शाओ को नहीं ढूंढती तुम यहाँ से नहीं जा सकती और मुझसे शादी करना तो भूल ही जाओ। शाओ बोलती है कि मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। फुयान कहते हैं कि ये सब बोलने का हक सिर्फ मेरा है, तुम नहीं बोल सकती। और एक और चीज ध्यान से सुन लो, सबको लगता है कि लूशा मर चुकी है पर मुझे इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है। शाओ सोच रही होती है कहीं फुयान को शक तो नहीं है कि मैं ही लूशा हूँ। बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, शाओ मर चुकी है। फुयान कहते हैं कि मैं खुद ही सच का पता लगा कर रहूंगा। बाद में शाओ सुनते हैं कि ग्रैंडमा फुयान से शादी की बात कर रही हैं। फुयान बोलते हैं कि उसके मरने के बाद मैं उसकी लाश से शादी करूंगा। ग्रैंडमा शाओ को देखकर बोलती है कि तुम डरो मत। फुयान के कहने का मतलब था कि मैं मरते दम तक तुमसे शादी करना चाहता है। ग्रैंडमा फुयान से बोलती है कि फॉर्चून टेलर ने बोला है कि तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए।
फुयान शाओ की तरफ देखकर बोलता है कि वेडिंग तक तो मैं इस लड़की को जिंदा रहने भी नहीं दूंगा। ग्रैंड माँ उसको ऐसा बोलने से मना करती हैं, कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम की लास्ट विश को पूरी करनी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर शाओ से खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं फुयान का भाई फुचैंग हूँ। कहता है कि वैसे आप काफी ब्यूटीफुल हैं। वैसे फुयान आकर बोलता है कि सही में तुम्हें ये ब्यूटीफुल लगी तो मैं तुम्हें इसको दे सकता हूँ। फुयान कहता है कि आप ऐसा बोलकर जिया को एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हैं। फुयान बोलते हैं कि अच्छा, पर मुझे लगा था तुम्हें उन सारी चीजों में इंटरेस्ट होती है जो मेरी है, तुम्हें तो मुझसे मेरी चीजें चुराना बहुत ही पसंद है। तो चैंग सुनकर चला जाता है। फुयान शाओ से बोलने लगता है कि अब तुम मेरे भाई को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। शाओ कहती है कि ऐसा नहीं है। फुयान बोलता है कि आगे से उसे दूर रहना, उसके आसपास भी तुम नजर नहीं आनी चाहिए। जल्दी ग्रैंड माँ आकर बताती है कि उसके डैड उससे कुछ बात करना चाहते हैं, तो फुयान चला जाता है। शाओ ग्रैंड माँ से पूछती है कि क्या फुयान की अपने भाई से नहीं बनती। ग्रैंड माँ से पता चलता है कि फुयान और चैंग की मॉम दोनों अलग अलग थी। एक्चुअली चैंग की मॉम फुयान की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी। ग्रैंड माँ बताते हैं कि चैंग का एक और भाई था। तुम्हें पता है कि फू फैमिली का हेड फुयान है, पर उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए फू फैमिली के हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है। बचपन में फुयान का ट्रेनिंग बहुत ही टफ था और उसको बचाने के चक्कर में चैंग के भाई ने अपनी जान गंवा दी। शाओ समझ जाती है कि मतलब फुयान की मॉम की खुद की बेस्ट फ्रेंड ने उनके हस्बैंड को सेड्यूस किया, इसलिए फुयान चैंग को पसंद नहीं करता। बाद में चैंग शाओ के पास आकर बोलता है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है। शाओ कहती है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। चैंग बोलता है कि तुम सबसे अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ऊपर से फुयान सब कुछ देख रहा था। शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने कहा था ना कि चैंग से दूर रहना। शाओ बोलती है कि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। फुयान बोलते हैं कि अच्छा तो फिर क्या है, और जेलसी में उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। ये बोलता है कि याद रखना अगर तुम दोबारा से उसके पास गई तो अपनी आखिरी सांस लेने को तैयार रहना। शाओ सोचते कि जितना मैंने सोचा था फुयान उससे कई ज्यादा स्कैरी है। फुयान ने चुपके से शाओ का हेयर सैंपल ले लिया होता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके डीएनए टेस्ट करवाने को बोलता है कि वह जियांग फैमिली की डॉटर है या नहीं। अब पता चलता है कि शाओ एक और आइडेंटिटी के साथ बिजनेस वर्ल्ड में अपना अच्छा खासा नाम बना चुकी थी। शाओ चैन फैमिली के सन चैन फैंग के नाम पर चैन ग्रुप को रन कर रही थी। उसका दोस्त बताता है कि जल्दी प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पोजीशन के लिए इलेक्शन होने वाला है। उसमें मिस्टर लू और फुयान मोस्ट पॉपुलर हैं और फुयान उस पोजीशन के लिए अपने आदमी जैंग का सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मिस्टर चैन मरने से पहले शाओ को ही अपना अनलिमिटेड बैंक कार्ड देकर गए थे, इसलिए वे अंकल चैन की कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए बोलती है कि कुछ भी करना पड़े वो प्रेसिडेंट के पोजीशन को लेकर रहेगी। जल्दी उसकी दोस्त आके बताती है कि फुयान के आदमी प्रिजन गए थे, शायद भी लूजाओ की बॉडी के बारे में पता लगाने गए थे। उन्हें अभी भी डाउट है कि तुम जिंदा हो। उसका दोस्त बोलता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो फुयान तुमसे इतनी नफरत करता है। शाओ बोलती है कि एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटीमेट हुआ था, तो उसका दोस्त हैरान था। उसकी दोस्त बोलती है तो फुयान तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा है, कहीं उससे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। शाओ बोलती है कि बस मैं रिवेंज के लिए उसको यूज कर रही हूँ, वह साइको मुझे प्यार करता है, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। बाहर से फुयान शाओ को देख रहा था। असिस्टेंट बोलता है कि यही मास्टर चैन है जो कुछ टाइम पहले चाइना वापस आए हैं। फुयान बोलता है कि ये जिया है। असिस्टेंट हैरानगी से पूछता है कि आपने कैसे पहचाना। फुयान कहता है कि इस लड़के का यूनिक ऑरा है। सही में मतलब ये लड़की दिन पर दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। शाओ फुयान को देखकर अपनी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करने लगती है। उनका दोस्त बोलने लगता है कि तुम दोनों कर क्या रही हो। वैसे ही फुयान को देखता है तो चौंक जाता है। फुयान शाओ के पास आकर बोलता है तो आप मिस्टर चैन हैं, मैंने सुना है कि आप भी प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। पर उसके क्लोज जाकर बोलता है कि तुम गलत पोजीशन के लिए लड़ रहे हो, मैं उसमें जैंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या तुम मरना चाहते हो। ये बोलती है कि बेशक आप जैंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी कैंडिडेट्स को डराने की कोशिश करेंगे। फुयान बोलता है कि मैं मिस्टर चैन को दिखा के रहूंगा कि मेरे अगेंस्ट जाने का अंजाम क्या होता है। तो शाओ भी एक पल के लिए डर जाती है। फुयान डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि रिजल्ट आ चुका है। उससे पता चलता है कि जिया और याओ के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो समझ जाता है कि जिया जियांग फैमिली की डॉटर नहीं है बल्कि वे लू शाओ है। अब घर पे आते ही फुयान शाओ के क्लोज आने लगता है, तो शाओ उसको ऐसा करने से मना करती है। फुयान बोलता है कि तुम्हें याद है वे दिन, उस दिन क्या हुआ था। शाओ बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फुयान उसके करीब जाकर बोलता है तो तुम लू शाओ हो। शाओ सोचती है क्या सही में फुयान को उसके बारे में पता चल गया। शाओ बोलती है कि शाओ तो ऑलरेडी मर चुकी है, मैं शाओ कैसे हो सकती हूँ। फुयान कहते हैं कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया ने तुम्हारी जान बचाई और तुम जिया के प्लेस पर मेरे साथ हो। उससे टच करते तो शाओ उसको ऐसा करने से मना करती है। फुयान बोलता है कि क्या हुआ, तुम भी तो यही चाहती थी, और उसके कपड़े उतारने लगता है तो शाओ उसे रोकती है। पर यान बोलता है कि अब तो बहुत ही देर हो चुकी है और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो शाओ मना करती है। फुयान खुद को टच करा के बोलता है क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। शाओ कहती है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती। फुयान सोचता है कि मतलब ये लड़की अभी भी अपना नाटक बंद नहीं कर रही और उसे ऊपर बेडरूम में जाने को बोलता है। कहता है क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही, क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊं। पता चलता है कि सही में शाओ अभी उसके सामने बस बेचारी बनने का नाटक कर रही थी।
बाद में जैंग आके फुयान से बताता है कि मिस्टर चैंग प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पोजीशन के लिए इस वक्त काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। पर फुयान कुछ भी एक्शन लेने से मना करता है। जैंग मन ही मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर फू मेरे सपोर्ट में नहीं है, ऐसा तो मैं हार जाऊंगा। जल्दी असिस्टेंट आके बताता है कि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि मिस जिया जियांग फैमिली की डॉटर हैं, तो वह हैरान था। असिस्टेंट बोलता है कि याओ से डीएनए मैच इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि याओ को जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया है, तो फुयान को यकीन नहीं होता और दोबारा किसी और हॉस्पिटल से डीएनए टेस्ट करवाने को बोलता है। एक्चुअली फुयान मानने को तैयार नहीं था कि वह जिया है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर होप था कि वह शाओ हो सकती है। पर डीएनए रिजल्ट के बाद उसको गुस्सा आता है कि क्या सही में शाओ मर चुकी है। पर हान को आइडिया नहीं था कि जिया और शाओ दोनों ही जियांग फैमिली के डॉटर्स हैं, इसलिए शाओ का डीएनए जियांग फैमिली से मैच हो रहा था। दूसरी साइड लू फैमिली में मास्टर के बोलने पर लूरेन 1000 टाइम्स नील डाउन होकर लू शाओ की फोटो के सामने माफी मांग रही थी। लूरेन के फादर बोलते हैं क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मास्टर बोलते हैं कि शायद इस तरह से लू शाओ की आत्मा परेशान न करे। पर लूरेन कहने लगती है कि उस ऑक्शन में सही में शाओ थी, वह अब भी जिंदा है। उसके फादर बोलते हैं कि उससे पहले तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करनी पड़ी, अगर वह जिंदा भी होगी तो उसको दोबारा से तुम्हारे लिए मरना ही होगा। जल्दी वहाँ पर शाओ आती है, सोचती है कि अभी तो शुरुआत है, मैं तुम लोगों से अपना रिवेंज लेकर रहूंगी। मास्टर आता है तो उससे बात करके शाओ सोचती है कि आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। पता चला है कि फुयान ने मास्टर को लू फैमिली भेजा था ताकि लू फैमिली को सबक सिखा सके, क्योंकि उन लोगों ने शाओ को बुली किया था। मास्टर बताता है कि मुझे पता चला है कि मिस शाओ को लू फैमिली ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। फुयान पूछता है क्या शाओ के रियल पेरेंट्स के बारे में पता चला, पर मास्टर को कोई भी आइडिया नहीं था। मास्टर बोलता है कि वैसे मैंने मिस शाओ के फ्यूनरल में आपकी वाइफ को देखा। फुयान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ के बहुत सारे कनेक्शंस हैं। फुयान मास्टर से बोलता है कि आपको अभी भी लू फैमिली को ऐसे टॉर्चर करना है। बाद में चैंग शाओ को बुलाकर बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी बॉडी पे कुछ चोट के निशान देखे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑर्नामेंट लेकर आया हूँ। शाओ बोलती है कि मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ऐसे प्राइवेट में मिलना ठीक नहीं है, मिस्टर फू फालतू में गुस्सा होंगे। चैंग कहने लगते हैं कि बचपन से जो भी मुझे पसंद आता है भाई उसको छीन लेते हैं या तोड़कर फेंक देते हैं। मुझे पता है कि भाई आपके साथ सही नहीं है, इसलिए जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। शाओ बोलती है कि फुयान तुम्हारे ब्रदर हैं, तो तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। चैंग कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही अलग महसूस करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहूंगा। शाओ को सुनकर अच्छा नहीं लगता, बोलती है कि अब से हम आगे से नहीं मिलने वाले। वैसे ही फुयान आता है, बोलता है कि तुम बहुत ही बदसूरत हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरी वाइफ को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पहले खुद का मेकओवर और बॉडी को फिट बना के आओ, शायद तब मेरी वाइफ तुम में इंटरेस्ट लेने लगे। और शाओ को उठा के लेकर चला जाता है, जिससे चैंग को आइडिया लग गया था कि सही में फुयान शाओ को पसंद करता है। फुयान शाओ को अंदर लाके फोर्सली किस करने लगता है और उसको बाइट कर लेता है। बोलता है कि उससे कोई भी सामान लेने की क्या जरूरत थी। शाओ कहती है कि वही मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। फुयान बोलता है क्या तुम उसको पसंद करती हो। शाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपको पसंद करती हूँ। फुयान बोलते है कि तुम जितना चैंग को अच्छा समझती हो वह इतना अच्छा है नहीं, इसलिए उससे दूर रहना। शाओ बोलती है पर वह तो आपका भाई है, तो आप उससे इतना हेट क्यों करते हैं। फुयान कहता है कि वह मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। शाओ जानने लगती तो फुयान उसको अपने करीब लाकर बोलता है कि कल प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। शाओ बोलती है कि ठीक है, पर सोचती है कि उसे एज अ मिस्टर चैन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। नेक्स्ट शाओ एज अ मिस्टर चैन पार्टी में एंटर करती है। इधर फुयान का असिस्टेंट बता रहा होता है कि मैडम ने कहा है कि वे सही फील नहीं कर रही, इसलिए वे पार्टी में नहीं आ सकती। फुयान शाओ को देखकर बोलता है पर मुझे तो वे काफी एक्टिव दिख रही है। तो असिस्टेंट शाओ को देखकर हैरान था कि मैडम तो यहीं पर हैं। अब इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू होती है। सब बात करने लगते हैं कि मिस्टर चैन का बिजनेस अब्रॉड तक फैला हुआ है, वे काफी इन्वेस्टमेंट और चैरिटी करते हैं। मिस्टर लो की बात करें तो उनकी डॉटर को आजकल आत्माएं दिख रही हैं, इसलिए लो फैमिली के वोट्स डाउन हो चुके हैं। रही बात मिस्टर जैंग की, तो उन्हें फू फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन मिस्टर चैन के आने के बाद फू फैमिली जैंग को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जल्दी पता चलता है कि हाईएस्ट वोट पाकर मिस्टर चैन यानी शाओ इस इलेक्शन को जीत गई है। दूर से फुयान सोच रहा होता है कि मेरी बेबी तो काफी कैपेबल है। मिस्टर जियांग याओ से मिस्टर चैन को सीड्यूस करने को बोलते हैं। याओ बोलती है पर मिस्टर चैन उसे इतना फैमिलियर से क्यों लग रहे हैं। फुयान शाओ को कांग्रेचुलेट करने आता है। वैसे ही मिस्टर जियांग आके बोलता है कि उनके लिए एक सरप्राइज है। अब शाओ उस रूम में आते हैं तो याओ उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। उस रूम में आते ही शाओ को अजीब फील होने लगता है, तो याओ को पुश करके वहां से भागती है। इधर फुयान को वेटर से पता चलता है कि मिस्टर जियांग ने याओ से मिस्टर चैन को सीड्यूस करने के लिए कहा है। फुयान उसको ढूंढने के लिए आता है तो देखते हैं कि शाओ कुछ अजीब हालत में है, तो उसे घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ ने शायद कुछ गलत मेडिसिन खा लिया है। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि तुम उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश मत करना। फुयान ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को बोलता है।
पर शाओ कहने लगती है कि उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। फुयान बोलता है कि देख लो तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, इसलिए बस मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और उसे किस करने लगता है। पर देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब है तो जल्दी से हॉस्पिटल चलने को बोलता है। डॉक्टर फुयान को सुनाने लगता है कि मतलब तुम इस लड़के के क्लोज जाने के लिए ऐसे टैक्टिक्स अपना रहे हो। फुयान बोलता है कि मैंने इसे मेडिसिन नहीं दी। बाद में शाओ होश में आती है तो फुयान बोलता है कि तुम उस पार्टी में क्या कर रही थी। शाओ बहाना बनाती है कि मैं तो बस शाओ के लिए मिस्टर लू से रिवेंज लेने गई थी। फुयान सोचता है कि मतलब ये लड़की अब भी सच बताने को तैयार नहीं है। फुयान बोलते है कि वैसे कल रात तुमने मुझे कार में मोलेस्ट करने की कोशिश की। शाओ बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। फुयान उसके करीब जाकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं। वैसे उसका डॉक्टर फ्रेंड आकर बोलने लगता है कि आगे से इस बेचारी को परेशान मत करना। फुयान कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करनी तो मना कर दो, ऐसे बेचारी को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। फुयान कहता है कि तुम बकवास बंद करो। फुयान के बाहर जाने के बाद डॉक्टर शाओ से बोलते है कि बेशक फुयान गुस्से वाला है पर वैसे वो बुरा इंसान नहीं है। जल्दी चैंग शाओ से मिलने आता है। शाओ कहती है कि फुयान को पता चलेगा तो फालतू में गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उससे पहले तुम चले जाओ। चैंग बोलते है कि मेरा भाई बहुत ही डेंजरस है इसलिए तुम उसको छोड़ दो। वैसे ही फुयान आता है तो चैंग बोलता है कि अगर आप जिया को पसंद नहीं करते तो आप उसको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जिया को छोड़ दो, उसके बदले मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज आपको देने को तैयार हूँ। फुयान बोलते है कि ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो जो एक लड़की के लिए मेरे साथ डील कर रहे हो। शाओ चैंग से बोलती है कि मैं फुयान को पसंद करती हूँ इसलिए आप जा सकते हैं। चैंग बोलते है कि तुम्हें भाई से डरने की जरूरत नहीं है, पर शाओ बोलती है कि मैं सही में आपके भाई को पसंद करती हूँ। तो फुयान चैंग के सामने शाओ को किस करने लगता है तो चैंग वहां से चला जाता है। फुयान बोलता है क्या बात है, मेरा भाई भी तुमसे सेड्यूस हो गया। शाओ बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। फुयान बोलता है कि वैसे तुम्हारे इस चेहरे से सभी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों ना तुम्हारे इस चेहरे को खराब कर दिया जाए। शाओ बोलती है प्लीज अब ऐसा मत करो। फुयान कहता है पर तुम्हें पनिश तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, शादी के बाद मैं तुम्हें पनिश करता हूँ। तो शाओ हैरान थी। फुयान बोलते है क्या हुआ, अभी तक तो तुम मुझसे शादी करने के लिए बेताब थी। शाओ कहती है पर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। फुयान बोलते है कुछ दिनों में हम दोनों की फैमिली शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आने वाली है। वैसे मेरे भाई ने रियलाइज करवाया कि तुम्हें बहुत लोग चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ, तुम हैप्पी नहीं हो। तो शाओ झूठा हैप्पी होने का नाटक करती है। अब दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं। फुयान देखते है कि शाओ साइन नहीं कर रही तो धीरे से बोलता है कि अगर तुमने जल्दी से साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। तो शाओ ना चाहकर भी मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। बाद में शाओ मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि हमारी इस तरह से शादी होगी। फुयान बोलता है क्या हुआ, तुम हैप्पी नहीं हो। मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम अब से सिर्फ मेरी हो, इतना हैप्पी हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। उससे बाइट करके बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। शाओ मन ही मन में सोचती है कि आदमी तो मुझसे भी ज्यादा साइको है। शाओ कार से उतर रही होती है तो फुयान बोलता है कि तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दबाजी है। बाद में असिस्टेंट आके बताता है कि मैंने मिस्टर चैंग के फादर के बारे में पता लगाया, वे भी उसी प्रिजन में थे जहाँ पे मिस जिया और मिस शाओ थी, पर अचानक से मिस्टर चैन की डेथ हो गई और मुझे पता चला कि उनका कोई सन नहीं था। फुयान बोलता है तो मतलब मिस्टर चैन बस एक फेक आइडेंटिटी है। दूसरी साइड शाओ अपने दोस्तों से बताती है कि उसने फुयान से शादी कर ली है तो दोनों हैरान थे। शाओ बोलती है कि वैसे तो बस मैं उसका यूज करने के लिए उसके साथ थी, पर उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। उसका दोस्त बोलता है कि वैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तो शाओ के दोस्त कहने लगती है क्या तुम पागल हो चुके हो। जल्दी चैंग शाओ से मिलने आता है, बोलता है कि तुम्हें याद है हम प्रिजन में मिल चुके हैं। 3 साल पहले मेरे भाई ने मुझे फ्रेम करके जेल भिजवा दिया था, वही मैंने तुम्हें नोटिस किया। मुझे पता है कि तुम जिया नहीं शाओ हो, पर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी हाइड करने में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। शाओ कहती तुम्हारे भाई को पता चल गया तो। चैंग बोलते है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बताओ क्या तुम सही में मेरे भाई से शादी करने जा रही हो। तुम्हें पता है ना कि ग्रैंडमा तुम्हारी शादी भाई से इसलिए करवा रही है ताकि तुम बस फू फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ा सको। शाओ बोलती कि मुझे पता है। चैंग कहते हैं कि मेरा भाई बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। शाओ बोलती है पर मैं भी कोई गुड पर्सन नहीं हूँ। चैंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन कभी मेरे भाई को छोड़ने का करे तो मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ। शाओ कहती है कि ठीक है, पर आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। चैंग बोलते है कि तुम मेरे भाई से शादी नहीं कर सकती। शाओ बोलती है क्यों। चैंग कहते है कि मैं कुछ दिनों से कुछ अजीब नोटिस कर रहा हूँ। जहाँ मेरी मॉम का ग्रेव है वहीं टेम्पल में भाई तुमसे शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वेडिंग वाले दिन भाई तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। शाओ बोलती है कि ऐसी बात है तो फिर तो मैं वेडिंग के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगी। बाद में शाओ और फुयान सो रहे होते हैं तो फुयान उसके करीब आकर बोलता है कि तुम में से किसी आदमी की स्मेल आ रही है। शाओ सोचती है क्या फुयान को पता चल गया कि मैं फुजन से मिलकर आई हूँ, या मुझे मिस्टर चैन बताने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके ट्रिक्स में नहीं फंसने वाली, इसलिए बोलती है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे मार सकते हैं, पर ऐसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। फुयान बोलता है कि अगर तुम मर गई तो मुझसे शादी कौन करेगा। शाओ उसे अचानक से किस करने लगती है तो फुयान भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ फुयान के पास आती है तो वह शाओ को अपने क्लोज खींच लेता है। बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगी। वैसे ही मेड केक लेकर आती है।
फुयान बोलते हैं कि मेरे पास रहने की आदत डाल लो, अगर मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। शाओ कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फुयान बोलता है कि गुड गर्ल और उसे केक खिलाता है। ये बोलता है कि जल्दी फू फैमिली और जियांग फैमिली हमारी शादी के डिस्कशन के लिए आने वाली हैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें जियांग फैमिली में से किसी को मारना है तो वो भी बता सकती हो। शाओ सोचती है कि फुयान को कैसे पता कि मैं जियांग फैमिली से रिवेंज लेना चाहती हूँ, पर उसके सामने नाटक करती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पर फुयान तो उसका सारा नाटक समझ रहा था। जल्दी शाओ के अंकल मिस्टर जियांग वेडिंग डिस्कशन के लिए आते हैं। ये बोलते हैं कि जिया ने अपने फादर को बचपन में ही खो दिया, तो मैंने उसका फादर बनकर उसको रेज किया है। फुयान बोलता है कि अगर मैं वेडिंग वाले दिन जिया को मार दूं तो कैसा रहेगा, मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड माँ बोलती है कि फुयान तो बस मजाक कर रहा है, ये तो जिया से बहुत ही प्यार करता है। शाओ के अंकल बोलते हैं कि जियांग फैमिली की ट्रेडिशन है कि हमारी डॉटर्स बस अपने हस्बैंड्स की सेवा करने के लिए बनी है, आप जिया पे अपना पूरा हुक्म चला सकते हैं। फुयान कहने लगता है कि मतलब जिया मर गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक काम करते हैं, मैं आपको या याओ में से एक को मार डालता हूँ, अब ये जिया डिसाइड करेगी। तो याओ माफी मांगने लगती है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ। अंकल बोलते हैं पर तुम तो याओ को पसंद नहीं करती, तो इसलिए याओ को चूज करो। पर याओ बोलने लगती है कि अंकल ने आपको प्रिजन भेजा था, इसलिए आपको उनको चूज करना चाहिए। फुयान भी उनको डराने की कोशिश करता है, तो ग्रैंडमा और फुयान के फादर बोलते हैं कि फुयान बस आप लोगों के साथ मजाक कर रहा है। शाओ का अंकल सोचता है कि पूरी फैमिली एक नंबर की साइको है, पर फुयान तो सही में दोनों को हट कर देता है, तो शाओ बहुत ही हैप्पी थी। अब फुयान के फादर 2 पेंटिंग्स दिखाकर एक चूज करने को बोलते हैं, तो शाओ समझ जाती है कि वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। शाओ अपनी समझदारी से फुयान के बनाए गए पेंटिंग को चूज करती है, तो उसके फादर बहुत ही हैप्पी थे। फुयान शाओ से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो मुझे काफी अच्छे से समझती हो। शाओ बोलती है कल हमारी शादी होने जा रही है, इसलिए क्या आज रात मैं अपने दोस्तों से मिलने जा सकती हूँ, तो फुयान जाने का परमिशन दे देता है। अब शाओ मिस्टर चैन के गेटअप में अपने दोस्तों के साथ बाहर आती है। अब लूरेन को उसके फादर मिस्टर लू ने सेड्यूस करने को बोला था। लूरेन कहती है पर मैं तो फुयान से शादी करना चाहती हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि फुयान ऑलरेडी जियांग फैमिली की डॉटर से शादी करने जा रहे हैं, इस वक्त मिस्टर चैन प्रेसिडेंशियल पोजीशन पर हैं, वही फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। लूरेन सोचती है कि वैसे ये आदमी भी काफी हैंडसम है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। तो शाओ देखती है कि फुयान यहीं पर है, इसलिए बोलती है कि मेरी ऑलरेडी वाइफ है, क्या तुम्हें पता नहीं है। फुयान सुनकर बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे किसी और लड़की के साथ चीट कर रही है। उसके पास आकर बोलता है कि वैसे आप इलेक्शन जीत गए और मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्ट देने के बहाने उसका इंसल्ट करता है, तो शाओ भी उसके मैनलीनेस पर कमेंट मारती है। तो फुयान उसके करीब जाकर बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो। शाओ सोचती है कि मतलब ये आदमी यहाँ भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। बाद में शाओ घर आती है, तो फुयान उसके करीब आता है, बोलता है कि याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। शाओ सोचती है कि फुयान आज अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बाद में शाओ न्यूज में देखती है कि लूरेन पागलों की तरह बिहेव कर रही है, बोल रही है कि लूशाओ आ चुकी है। शाओ सोचते हैं वैसे किसने किया होगा कि लूरेन इतनी पैनिक हो रही है। अब सब रिपोर्टर्स बातें कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि मिस रैन पागल हो चुकी हैं, मिस लू शाओ की आत्मा दिखाई कैसे दे सकती है। शाओ देखती है कि लूरेन इस बार 10,000 टाइम्स नील डाउन होकर उसके फोटो के सामने माफी मांग रही है। वैसे ये भी मास्टर से फुयान नहीं करवाने को बोला था, पर शाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यानी उसकी हेल्प कर रहा है। अब मिस्टर लू बहुत ही गुस्से में थे कि आत्मा वाले रूमर्स की वजह से उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही डाउन हो चुका है, तो शाओ को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही मास्टर आके बोलता है कि ये सब देखकर आप हैप्पी तो है ना। शाओ बोलती है कि आप किसके ऑर्डर पे लू फैमिली से सारी चीजें करवा रहे हैं, तो मास्टर बोलता है कि इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। अब शाओ लू हाउस में आग लगा के चली जाती है। जल्दी चैंग आता है, तो शाओ सोचती है कहीं चैंग उसका रिवेंज लेने में हेल्प तो नहीं कर रहा। अब याओ देखती है कि शाओ चैंग के साथ है, तो उसको पीछे करके खुद ही चैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर जब ही चैंग के पास कॉल आती है इसलिए कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चला जाता है। याओ शाओ से बोलने लगती है कि फुयान के साथ साथ उनके भाई को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, देखना अब मैं चैंग को सेड्यूस करके उससे शादी करूंगी और फिर तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। पर शाओ उसके चोट के निशान को दिखाने लगती है जो लास्ट टाइम फुयान ने उसको पनिश किया था, तो याओ एम्बैरेस होकर छुप जाती है। जल्दी चैंग बात करके आता है, तो छुपके से याओ दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। सोचती है अगर फुयान को पता चला तो वह इस लड़की को नहीं छोड़ने वाले। फुचैंग उसके पास आता तो शाओ पीछे हट जाती है। चैंग बोलता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। जल्दी शाओ के पास फुयान की कॉल आती है, पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो शाओ बहाना बनाती है कि वह गार्डन में घूमने आई है। फुयान बोलते है कि अच्छा, या मुझे किसी और आदमी के साथ चीट कर रही हो, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। तो शाओ फुयान को यहाँ पर देखकर हैरान थी। अब फुयान घर आकर शाओ से बोलने लगता है, तो तुम मेरे पीछे चैंग से मिलने गई थी, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, और उसे किस करने लगता है। बोलते है कि चलो इंटीमेट होते हैं, तो शाओ मना करती है। फुयान बोलता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तो शाओ उसे बाइट कर लेती है। फुयान बोलता है क्या ऐसा करना तुम्हारी जियांग फैमिली ने सिखाया है, तो शाओ प्यार से उसके कपड़े उतारने लगती है। फुयान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने जियांग फैमिली से कुछ नहीं सीखा, मैंने सही कहा ना। वैसे ही चैंग की कॉल आती है, तो स्पीकर पर लेने को बोलता है।
चैंग बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, भाई ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। शाओ बोलती है कि वे अभी मेरे साथ ही हैं। फुयान को जलन होती है और उसे किस करने लगता है। ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। शाओ को डर जाता है कि अगर फुयान को पता चल गया कि वे और चैंग प्रिजन में मिले थे तो फुयान आराम से पता लगा लेगा कि मैं शाओ हूँ। इसलिए बोलती है कि सही में हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको पसंद करती हूँ। फुयान बोलता है कि आई होप ऐसा ही हो। कल फू हाउस वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाना है, इसलिए भूलना मत। अब शाओ फू हाउस आके वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी तो बोलती है कि ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों। ग्रैंडमा बोलती है कि जिस प्लेस पर तुम दोनों की शादी होने जा रही है वो एक टेम्पल है, इसलिए ट्रेडिशनल ड्रेस से ठीक रहेगा। पर फुयान बोलते है कि जो तुम्हें पसंद है तुम पहन सकती हो। तो ग्रैंडमा फुयान की बात मान जाती हैं। शाओ बोलती है कि आप गुस्से में क्यों हैं, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। फुयान बोलता है कि अगर तुमने मुझे कन्फेस कर दिया तो शायद मैं तुम्हें ना मारूं, और उसे किस करने लगता है। जब भी चैंग आकर बोलता है कि डैड उनको बुला रहे हैं। फुयान बोलता है कि तुम जानबूझ के इसलिए आए हो ताकि मेरी वाइफ से अकेले में बात कर सको, पर कोई नहीं तुम कर लो। फुयान के जाने के बाद चैंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा भाई वेडिंग वाले दिन तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में हेल्प कर सकता हूँ। शाओ बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने खुद ही कुछ सोच रखा है। जल्दी ग्रैंडमा आके वेडिंग ड्रेस चूज करने को बोलती हैं तो शाओ एक ड्रेस चूज करती है। ग्रैंडमा बताते हैं कि ये ड्रेस फुयान ने अपने प्यार के लिए डिजाइन किया था, पर अब वे उस दुनिया में नहीं है। शाओ सोचती है क्या बात है, उस साइको को मेरे साथ सोने के बाद इतना प्यार हो गया। बाद में शाओ फुयान से बोलती है कि मुझे पता चला कि वेडिंग ड्रेस आपने डिजाइन किया है। फुयान बोलता है कि हाँ, जिसके लिए डिजाइन किया वह लड़की मर चुकी है। शाओ सोचती है कि सबको मारता ही रहता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। अब सबसे पहले शाओ को अपनी मिस्टर चैन वाली आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए ऐसा दिखाते हैं कि मिस्टर चैन कार एक्सीडेंट में मारा गया और अब उसे वेडिंग से बचकर भागना था। अब चैंग शाओ के पास आता है, बोलता है कि तुम जल्दी से भाग जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भाई कितना खतरनाक है। याओ दोनों को साथ में देखकर फुयान को कॉल करके बता देती है कि आपकी वाइफ और आपके भाई के बीच में अफेयर चल रहा है। शाओ याओ को यहाँ पर देख लेती है, इसलिए फुयान के आने से पहले चैंग को यहाँ से जाने को बोलती है। याओ बोलती है कि जल्दी फुयान आने वाले हैं, अब तुम देखना, अब तुम नहीं बचने वाली। शाओ कहती है कि ठीक है देखते हैं, और फुयान के आते ही नाटक करने लगती है कि याओ उसको बुली कर रही थी। तो फुयान अपने आदमियों से उसको पनिश करने को बोलता है। पर शाओ से बोलता है कि तुम चैंग से मिलने क्यों आई थी। तो शाओ डर जाती है पर नाटक करती है कि वो चैंग तो मुझसे बस शादी से रिलेटेड कुछ पूछने आए थे। फुयान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि चैंग तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। शाओ कहती है पर मैं तो बस आपको पसंद करती हूँ। बाद में फुयान सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है कि जिया वेडिंग से भागने की प्लानिंग कर रही है, पर बोलता है कि मैं किसी भी कीमत में ऐसा नहीं होने दूंगा। अब दोनों की वेडिंग होने जा रही थी तो फुयान शाओ को स्टॉप करके बोलता है कि अब तुम मुझसे कहीं भी भाग नहीं सकती, पर शाओ सब कुछ सपना देख रही थी। फुयान बोलता है क्या हुआ, तुमने कुछ डरावना सपना देखा। शाओ बोलती है अब सोए नहीं। फुयान बोलता है कि कल हमारी वेडिंग है, इसलिए खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही, कहीं तुम मुझे छोड़कर भागने वाली तो नहीं हो। शाओ बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ तो भला मैं क्यों भागूंगी। फुयान बोलता है आई होप तुम ऐसे ही प्यार से मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा से बुली करने लगूंगा। शाओ कहती है क्या आपको बुली करना इतना पसंद है। फुयान बोलते है कि डरो मत, अब मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी और सब दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। जल्दी दोनों को फुयान की मॉम का विल मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने डॉटर इन लॉ के बारे में भी लिखा था कि आई नो मेरे बेटे से शादी करके उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, उसने बचपन से बहुत कुछ फेस किया है, इसलिए आज वो इतना रूथलेस बन चुका है। आई होप तुम उसको चेंज करने की कोशिश करोगी। और उन्होंने उसके लिए एक विला गिफ्ट किया था। जल्दी फुयान उसको उठाकर वेडिंग चैम्बर में लेकर आता है, बोलते है कि तुम्हें याद है हम पहली बार ऐसे इंटीमेट हुए थे। तो शाओ अनजान बनने का नाटक करती है। फुयान बोलते है कि मतलब तुम अब भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि तुम शाओ हो। उसे आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट दिखाता है कि उसको पता चल गया है कि वे और जिया ट्विंस थी। शाओ बोलती है कि ठीक है मैं जिया का रिवेंज लेने के लिए आई थी, अब मुझे जाने दो। पर फुयान बोलता है कि मतलब तुम अब भी मुझसे भागने की प्लानिंग कर रही हो, और उसके साथ इंटीमेट होता है। पर शाओ जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर चैंग उसका इंतजार कर रहा था और जल्दी से गाड़ी में बैठने को बोलता है और उसको वहाँ से लेकर भाग जाता है और उसे एक न्यू आईडी के साथ इस कंट्री को छोड़कर जाने को बोलता है। फुयान उसे कॉल करता है तो शाओ बोलती है कि अब मैंने अपना रिवेंज ले लिया है, इसलिए तुम भी मेरा पीछे छोड़ दो। पर फुयान बोलता है कि मुझे तुम्हारा एडिक्शन हो गया है, उसका क्या, और जल्दी से असिस्टेंट से उसका लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। अब शाओ न्यू आइडेंटिटी के साथ आउट ऑफ कंट्री भागने की प्लानिंग कर रही थी, पर जल्दी उसे पता चलता है कि सभी एयरपोर्ट पे फुयान ने उसकी फोटो भिजवा दी है। जल्दी फुयान का मैसेज आता है कि बेबी तुम आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो ये देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। शाओ सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स बाय करने जाती है तो उसे पता चलता है कि फुयान ने सभी मेडिकल स्टोर्स को 2 दिनों तक बर्थ कंट्रोल्स ना बेचने का ऑर्डर दिया है। शाओ उस लड़की को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है तो वह लड़की अपनी पिल्स खाने को दे देती है। शाओ वह पिल्स खाती है तो वह लड़की बोलने लगती है कि ये औरतों के लिए है, आप क्यों खा रहे हैं। जल्दी फुयान की वीडियो कॉल आती है, बोलते हैं क्या बात है, तुम तो बहुत ही क्यूट लग रही हो, क्या तुमने पिल्स खा लिए? देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। शाओ बोलती है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो।
फुयन कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे में कोई भी चीज पसंद नहीं है तो मैं चेंज करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर असिस्टेंट भी हैरान था। अब शाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तो जो यान की मॉम ने उसको विला गिफ्ट किया था वो वहीं पर छुपने के लिए आती है। तो देखती है कि फुयन यहाँ पे आ चुका है। फुयन बहुत ही उदास था। शाओ समझ लेते कि फुयन को पता नहीं है कि वह यहीं पर छुपी हुई है। शाओ को फुयन का एक एल्बम मिलता है तो देखकर हैरान थी कि सही में फुयन ने बचपन में बहुत कुछ फेस किया है। शायद यान की मॉम इसी बारे में बता रही थी। बाद में शाओ को पता चलता है कि उसके दोस्त फुयन के कब्जे में हैं। अब शाओ के दोस्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फुयन बोलते हैं कि तुम दोनों शाओ को कैसे जानते हो। वैसे ही शाओ आती है, बोलती है कि जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हो। बताती है कि वे तीनों सेम ही ऑर्फनेज में थे। एक बार उनको पता चला कि ऑर्फनेज का ऑनर बच्चों को सेल कर रहा है तो हमने उस ऑर्फनेज को जला के राख कर दिया। तो अब बताओ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। फुयन सुनकर बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। शाओ बोलती है कि अब मैं आ चुकी हूँ तो मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तो फुयन असिस्टेंट से दोनों को रिलीज करने को बोलता है। फुयन कहता है क्या हुआ, तुम दोनों जा क्यों नहीं रहे। उसका दोस्त बोलता है कि बाहर मेरा ही है। फुयन असिस्टेंट से बोलता है कि ऐसी बात है तो इन लोगों को हाई अमाउंट पे करना, और शाओ को लेकर चला जाता है। बाद में फुयन शाओ से बोलता है कि तुम चैंग से दूर रहना, वे अच्छा इंसान नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। शाओ सोचती है कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वे फुयन को पसंद करने लगी है। बाद में फुयन शाओ को एक पार्टी में लेकर आता है तो एक आदमी शाओ की फैमिली के बारे में बकवास कर रहा था। तो फुयन उसको पनिश करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद फुयन कुछ काम से वहां चला जाता है तो चैंग उसके पास आकर बोलता है कि अब तक तुम्हें भाग जाना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओ बोलती है लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहती, मुझे लगता है कि हम दोनों साइको एक परफेक्ट मैच हैं। तो चैंग चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर शाओ को किडनैप कर लेते हैं। वे लोग फुयन को कॉल करते हैं तो फुयन शाओ से बोलता है कि वह आ रहा है। जल्दी चैंग उसे बचाने आता है तो सारे आदमी चैंग को बॉस करके बुलाते हैं। तो शाओ कहती है कि तुम मुझे बचाने का नाटक कर रहे थे ताकि मेरी नजरों में हीरो बन सको। चैंग बोलता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, जब भी मैं बोलूँ कि मेरा भाई तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। मुझे बचपन से ही भाई की सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए अब तुम भी मेरी हो जाओ। तो शाओ कहती है कि ऐसे सपने में भी नहीं होने वाला। जल्दी फुयन आकर शाओ को छोड़ने को बोलता है तो चैंग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान चली गई, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। फुयन बोलते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे बचाने के चक्कर में एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई, मैंने उसको नहीं मारा। पर चैंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, उसे नील डाउन होने को बोलता है। तो शाओ के लिए फुयन ऐसे करता है। शाओ उसे यहाँ जाने को बोलती है पर फुयन कहता है कि नहीं, मेरे लिए तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। पर जब भी चैंग फुयन को स्टेप कर देता है पर फुयन सभी से फाइट करके शाओ को बचा लेता है। अब शाओ फुयन को हॉस्पिटल लेकर आती है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, फुयन को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है। पर फुयन शाओ से बोलने लगता है कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कि काम करो, पहले तुम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार कर लो, इलाज तो होता रहेगा। तो फुयन उसको घुटने लगता है। डॉक्टर फुयन को ट्रीट करता है, बोलता है कि फुयन जल्दी ठीक हो जाएगा। तो शाओ उसे रेस्ट करने को बोलकर जाने लगती है पर फुयन तो उसे रोककर उसके साथ सोने को बोलता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो शाओ बोलती है कि तुम हर्ट हो, पर फुयन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और उसे किस करने लगता है। जल्दी नर्स आती है, शाओ छुप जाती है। नर्स को थोड़ा सा अजीब लगता है तो फुयन बोलता है कि मुझे ऐसे पिलो रख के सोना बहुत ही पसंद है। नर्स के जाने के बाद फुयन फिर से उसके करीब आता है तो शाओ उसे प्रॉपर रेस्ट करने को बोलती है। बाद में शाओ और फुयन फू हाउस आते हैं तो उसके डैड चैंग को पनिश कर रहे थे कि उसने अपने भाई की वाइफ को किडनैप किया और अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फुयन तो समझ रहा था कि उससे बचाने के लिए चैंग को पनिश करने का नाटक कर रहे हैं। फुयन बोलते हैं कि मैं फू फैमिली का हेड हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। चैंग इशारे से मना करता है पर उसके फादर को ना चाहकर भी शेयर्स ट्रांसफर करना ही पड़ता है। फुयन सबको वार्न करता है कि आगे से किसी ने भी उसकी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बाद में शाओ पूछती है क्या तुम मेरे लिए फू ग्रुप के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो। फुयन बोलते है कि मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम्हें कोई भी हर्ट करने की कोशिश करे, क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। शाओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। फुयन कहता है पर मैं तो तुमसे फर्स्ट मीटिंग में ही अट्रैक्ट हो चुका था। उससे किस करने लगता है पर जब भी असिस्टेंट आके बताता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रिसेंटली कहीं गायब हो गया है, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग है। शाओ सोचती है कि मैं मिस्टर चैंग की आइडेंटिटी के बारे में तो भूल ही गई थी। फुयन उसको साथ में चलने को बोलता है तो शाओ बहाना बनाती है कि आज वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। फुयन कहता है कि कहीं तुम फिर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही। शाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे किस करती है तो असिस्टेंट शर्मा के वहां से भाग जाता है। फुयन उसको एक और किस करने को बोलता है तो शाओ उसे बहुत ही प्यार से किस करती है। अब शाओ अपने दोस्तों के साथ थी तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टर चैन की आइडेंटिटी को मारने की क्या जरूरत थी। शाओ कहती है कि मुझे तो लू फैमिली से रिवेंज लेना था, इसलिए मैंने मिस्टर लू से उनके प्रेसिडेंशियल पोजीशन को छीना था। अब मैंने अपना रिवेंज ले लिया है तो मुझे मिस्टर चैन की आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चला कि जिसने अंकल चैन को फ्रेम करके प्रिजन में भेजा था वे आदमी यहीं पे आने वाला है। मुझे कैसे भी करके उस आदमी से अंकल चैन की मौत का रिवेंज लेना है।
अब कुछ डांसर्स लड़कियां गेस्ट को एंटरटेन करने जाने वाली थी, तो उसी में शाओ भी शामिल हो जाती है। इधर फुयान से जैंग बताता है कि सुनने में आया कि न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर चैन कार एक्सीडेंट में मारा गया। इस बार ये पोजीशन हमारे हाथ में आना चाहिए। फुयान बोलते हैं कि उसको जल्दी घर जाना है। जैंग बोलता है कि अभी कुछ डांसेस का प्रोग्राम है। फुयान बोलता है कि मैं रुका तो मेरी वाइफ गुस्सा हो जाएगी। जल्दी वहाँ पे एक आदमी मिस्टर जाओ फुयान से हाथ मिलाने आता है, तो फुयान उसको कोल्ड वाइफ देता है। अब कुछ देर बाद डांसर्स एंटरटेन करने आती हैं, तो शाओ को देखकर फुयान सोचता है कि वह लड़की उसकी वाइफ की तरह क्यों दिख रही है। शाओ जानबूझकर मिस्टर जाओ को चूज करती है, पर फुयान उसे अपने पास आने को बोलता है, तो शाओ यहाँ पे फुयान को देखकर हैरान थी। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि इस डांसर ने मुझे पहले चूज किया है, तो शायद इसको मेरे पास आना चाहिए। फुयान शाओ से पूछता है, तो शाओ मिस्टर जाओ को चूज करती है, तो फुयान उसकी आवाज से समझ जाता है कि वो शाओ ही है। जल्दी अनाउंस होता है कि अब जैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है, तो जैंग फुयान को थैंक यू बोलता है कि इन्हीं के सपोर्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। जैंग फुयान से बोलता है कि आप जल्दी अपनी वाइफ के पास जाना चाहते थे, आप कहे तो मैं कार का इंतजाम करा देता हूँ, पर फुयान बोलता है कि नहीं, अभी वे यहीं पे रुकना चाहता है। शाओ डर जाती है कि फुयान ने उसको पहचान लिया, इसलिए वॉशरूम को बहाना बना के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर फुयान उसके पास आकर बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला, इसका प्राइस तो तुम पे करने के लिए तैयार है ना। शाओ बोलती है क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। फुयान कहता है कि ये भी पूछने की बात है। शाओ बोलती है कि वह यहाँ पे मिस्टर जाओ को मारने आई है, उसने अंकल चैन को फ्रेम करके प्रिजन में मरवा दिया था। फुयान बोलते हैं कि तुम सब कुछ अपने हस्बैंड पर छोड़ दो, और उसको घर पे लाके गुस्सा करने लगता है कि आगे से किसी और आदमी के नजदीक जाने की भूल से भी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन फिर उसको हट करने के लिए माफी मांगता है। बाद में शाओ से बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शाओ देखती है कि मिस्टर जाओ फुयान के कब्जे में है। फुयान बोलते है कि अब तुम अपना रिवेंज ले सकती हो। मिस्टर जाओ बोलते है कि आखिरकार मेरी क्या गलती है, आप लोग मुझे छोड़ दो। शाओ बोलती है कि तुमने अंकल चैन को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और उसे डराती है। उतने में मिस्टर जाओ बेहोश हो जाता है। फुयान बोलते है क्या हुआ, तुम इसको मारना नहीं चाहती। शाओ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये भी उसी प्रिजन में लाइफ टाइम बंद रह के अपने पापों की सजा भुगते। तो फुयान असिस्टेंट से उसको प्रिजन भेजने को बोलता है। अब अचानक से शाओ को वॉमिटिंग फील होने लगती है, तो फुयान का डॉक्टर फ्रेंड चेक करके बताता है कि शाओ प्रेग्नेंट है। शाओ बोलती है पर मैंने तो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लिया था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर चेक करके बताता है कि वह मेडिसिन एक्सपायर्ड है। फुयान बोलता है कि अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर भागने वाली हो। शाओ कहती है कि सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। फुयान बोलते है कि मैं तुम्हें सही से ट्रीट करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये डॉक्टर बोलता है कि हाँ आगे से अपनी वाइफ को परेशान मत करना। तो फुयान बोलता है कि तुम तो पहले यहाँ से निकलो। तो डॉक्टर चला जाता है। फुयान शाओ से उसको चेंज करने के लिए थैंक यू बोलता है। शाओ कहती है पर तुम अपने आप ही चेंज हुए हो। फुयान बोलता है पर फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उसे किस करता है। जल्दी शाओ को पता चलता है कि उसके अंकल और याओ आई हुई है। फुयान बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। फुयान शाओ के अंकल से बोलता है कि वो जियांग फैमिली को टेक ओवर करके अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता है। उसके अंकल तो कंपनी सेल नहीं करना चाहते थे, पर वे उसको ऑफेंड भी नहीं कर सकते थे, और याओ को शाओ की क्लीनिंग लेडी के तौर पर काम करने को बोलता है। तो डर के मारे याओ उनकी बात मान जाती है। बाद में फुयान को पता चलता है कि शाओ मेल मॉडल्स के साथ पार्टी कर रही है, तो जल्दबाजी में क्लब जाने के लिए निकल जाता है। एक्चुअली मैं शाओ की फ्रेंड उसके यहाँ पे लेकर आई थी। शाओ मेल मॉडल से बोलती है कि मेरे हस्बैंड को पता चला तो वे मुझे मार डालेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ चले जाओ। उसके दोस्त बताती है कि उनके दोस्त ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, इसलिए शादी से पहले वे एंजॉय करना चाहती है। शाओ से बोलती है कि तुम भी एंजॉय करो, तुम्हारा हस्बैंड नहीं आने वाला। वैसे एक लड़का आके उसको शादी के लिए प्रपोज करता है कि तुम्हें पहली नजर में देखते ही तुमसे प्यार हो गया। शाओ बोलती है कि मेरे हस्बैंड को पता चला तो तुम जिंदा नहीं बचने वाले। वैसे ही फुयान आता है, तो शाओ बोलती है कि मैं इस आदमी को चूज करना चाहती हूँ, और फुयान को अपने पास बुलाकर उसे एंटरटेन करने को बोलती है। फुयान कहते हैं कि तुम सही में बैड गर्ल बनती जा रही हो, और उसे घर लाकर इस बार बहुत ही प्यार से बात करता है। तो उसको ऐसे देखकर शाओ बहुत ही हैप्पी थी। फुयान उसके करीब जाता है, तो शाओ बोलती है कि अभी वो प्रेग्नेंट है। तो फुयान रुक जाता है। इस टाइम शाओ को उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था कि फुयान इतना बदल चुका है, और उसे प्यार से किस करती है, और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।